जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप सीरियस तैयारी करते हैं एसएससी जीडी के लिए तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको खुद पता चलेगा कि ये कैसे प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। अंतिम दिनों में इसको रिविजन की तरह भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। साथ में हम इसका कुछ अन्य पॉइंट भी देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाडविन आस्टीन। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी यदि आपसे पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। इसी का नाम गाडविन आस्टीन है, जो कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। जबकि यदि आपसे पूछेगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत की कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। यदि हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी भारत में पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। यदि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी पूछेगा तो आपको उत्तर हो जाएगा उसका गाडविन आस्टीन यानी K2। कंचनजंगा के बारे में हम देखेंगे तो यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित है और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। जबकि यदि नंदा देवी के बारे में देखेंगे तो यह भी हिमालय की ही चोटी है और यह उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। एवरेस्ट के बारे में देखेंगे तो यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आप याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो अभी बताया मैंने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। यदि भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछता है तो उसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा। जबकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, लेकिन यदि आपको भारत में पूछे तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। कभी कभी स्टेट भी पूछ लिया जाता है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में। नंगा पर्वत जो है ये भी हिमालय की ही पर्वत चोटी है और यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। एवरेस्ट आपको पता है नेपाल में स्थित है और यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, तो इसको साथ में याद करके रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है अल मसूदी। अल मसूदी के द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया। और भारत का मानसून यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का मानसून कैसा है, तो यह उष्णकटिबंधीय जो है हमारा मानसून है, उष्णकटिबंधीय। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया, तो किया था अल मसूदी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल मसूदी। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो इसका सही उत्तर है केरल में। जून के महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे पहले भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है और वहाँ से केरल राज्य से यह दो भागों में बंट के एक अरब सागर का मानसून के रूप में और एक बंगाल के खाड़ी के मानसून के रूप में ऊपर की ओर जाता है और बारिश कराता है। तो यदि हम दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित किस प्रदेश में सबसे पहले पहुँचता है तो वह है केरल राज्य। और भारत में जो वर्षा होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में जो वर्षा होता है सबसे ज़्यादा किस मानसून के कारण होता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून और सबसे पहले केरल राज्य में पहुंचता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम निम्न में से भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। नर्मदा नदी के ऊपर में इंदिरा सागर बांध बना हुआ है, वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी के बारे में हम देखेंगे तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और यह विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के मध्य में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी।
तो इसके बारे में इतना पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए कि अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और यह जो डैम है इंदिरा सागर बांध, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भ्रंश घाटी के होकर बहती है जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है चिनाव नदी पे। बगलिहार बांध जो है चिनाव नदी पर निर्मित किया जा रहा है और चिनाव नदी के बारे में हम देखेंगे तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव नदी है। चिनाव नदी है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और चिनाव नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के यह बाड़ा लच्चा दर्रा से निकलती है और सिंधु नदी में जाके मिलती है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाव और इस पर बगलिहार बांध निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है गेहूं के फसल के उत्पादन से संबंधित है, गेहूं के फसल के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखते हैं कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो उसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है घटोत्कच का पुत्र था और श्रीगुप्त घटोत्कच का पिता था। यानी कहने का मतलब है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्रीगुप्त था। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। चरक और नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे और कनिष्क के बारे में देखेंगे तो बौद्ध संगति जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी इसी के समय हुई थी जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। एक ईस्वी में चौथी बौद्ध संगति हुई थी और वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो इसका सही उत्तर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। गोवा का वहाँ पे शासक जो था तो गोवा का जो शासन था एक राजा था, उसका नाम था तो गोवा का एक शासक था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। उससे 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को अपने अधिकार में मिला लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सा पुर्तगाली गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और यह भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, जबकि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मेडा था। नेक्स्ट देखते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो इसका सही उत्तर है लोदी वंश। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव डाली और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध करते समय हुई थी और यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। सही उत्तर हो जाएगा इसका लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक के बारे में देखेंगे तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी और तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी और यह महाराष्ट्र राज्य के थे। नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने जब 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था तो वहाँ गांधी जी पे पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करके चंपारण में आने का आमंत्रण दिया था और गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, यानी कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देखेंगे तो यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो 1885 ईस्वी में हुआ था उसके अध्यक्ष थे। 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पहला, उसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने बयान दिया है कि मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन वह हमेशा श्रृंखला में है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है रूसो। ये जो बयान दिया है कि मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन वह हमेशा श्रृंखला में है, यह रूसो ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामंदी के बाद आर्थिक सुधार के लिए नई डील की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है रूजवेल्ट। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम रूजवेल्ट है जिसने महामंदी के बाद आर्थिक सुधार के लिए नई डील की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है और इससे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि से यदि हार्मोन का स्राव ज़्यादा हो जाए तो मानव शरीर का विकास जो है असंतुलित हो जाएगा, यानी उनका शरीर जो है टेढ़ा मेढ़ा और बहुत बड़ा विकसित हो जाएगा। तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और इससे हार्मोन के अधिक श्रावण से मनुष्य का जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, अति विकसित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर है पेशी को हड्डी से। टेंडन जो है पेशी को हड्डी से जोड़ता है, जबकि हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। तो इसको याद कर लीजिए कि हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है और पेशी को हड्डी से कांट्रा यानी टेंडन जोड़ता है। हड्डियों के अध्ययन को हम देखेंगे तो इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है टांग में। टिबिया नामक जो हड्डी है वो हमारे टांग में पाई जाती है और हमारे मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 के आसपास पाई जाती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, जबकि जो पाचन की शुरुआत होती है वह मुख्य गुहा से शुरुआत होती है। मुख्य गुहा से शुरुआत होती है और सबसे जो अधिकांश भाग जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है और छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है।
भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में, छोटी आंत के एक पार्ट का नाम है इलियम, और उसी पार्ट से भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका सही उत्तर है गाल्टन ने। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका सही उत्तर है गाल्टन ने। नेक्स्ट देखते हैं कि कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अल्ट्रासोनिक तरंग को। अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग कीड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। राष्ट्रपति तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल नंबर 40 में पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर है पंचायतों का कार्यक्रम। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, इसका साथ डायरेक्ट आंसर बता देंगे क्योंकि अंतिम समय है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदाइन। तो गंगा एवं सोन की नदियों पर पाटलिपुत्र जो नगर बसाया गया था वो उदाइन के द्वारा बसाया गया था। और उदाइन जो है हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश के बारे में हम देखेंगे तो हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु शासक बना और अजातशत्रु के बाद उदाइन शासक बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदाइन। नेक्स्ट देखते हैं कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया और इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। और शिशुनाग का संस्थापक देखेंगे तो इसका संस्थापक भी शिशुनाग ही था। तो आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक ऐसा जगह है जहाँ पे अशोक का शिलालेख नहीं है। बाकी जो गिरनार है गुजरात में स्थित है, यहाँ पर अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। कंधार जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पे भी पाया गया है अशोक के शिलालेख। और टोपरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पे भी अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। पाटलिपुत्र एकमात्र जगह है जहाँ पे अशोक के शिलालेख नहीं पाए गए हैं क्योंकि यहीं से अशोक शासक करता था। अगला देखते हैं कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त का। जो अर्थशास्त्र का लेखक अर्थशास्त्र का लेखक जो कौटिल्य था, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, वह चंद्रगुप्त का महामंत्री था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त का समकालीन था। आगे देखते हैं कि वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहां से कहां तक जाती है? तो इसका सही उत्तर है अमृतसर से कोलकाता। वर्तमान में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो अमृतसर से कोलकाता तक जाती है।
और कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका मरम्मत किसने कराया था, तो शेरशाह सूरी ने इसका मरम्मत कराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर से कोलकाता ग्रैंड ट्रंक रोड जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर कन्याकुमारी उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि भारत का उत्तर से और दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। तो इनको जोड़ने वाले जो दो शहर हैं वो श्रीनगर और कन्याकुमारी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है कोलकाता में। नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोलकाता में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और यह विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच स्थित भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी, और यह अमरकंटक से निकलती है। देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापी नदी। तापी नदी एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है, जबकि बाकी सारी नदियाँ कावेरी, महानदी, गोदावरी ये सभी जो हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। तापी नदी यह खंभात के खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराम्बिकुलम और अलियार। पराम्बिकुलम और अलियार जो है तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पराम्बिकुलम अलियार। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोग प्रपात पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है जोग प्रपात पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जोग प्रपात। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई कमी लगे तो हमको जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें इम्प्रूव करें और आपके लिए और नए अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर है कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो है कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है कि जब हमको कभी चोट लगती है तो इसको जो सूचना है वो हमारे कशेरुक रज्जु में जाती है, उसके माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाती है। तो जो नियंत्रण केंद्र होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का, उसका नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी के निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर है 38 एटीपी। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर है 38 अणु, 38 एटीपी के अणु। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 से 18 बार। मनुष्य 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस ले लेता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% लेता है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। चलिए आगे देखते हैं कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो इसका सही उत्तर है
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे देखते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका सही उत्तर है भारतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं और भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि यक्षगान कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का है और ओडिसी ओडिशा का है। आगे देखते हैं कि पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी भारतीय संगीतकार हैं जो खालिस्तान बजाते हैं। तो इसका सही उत्तर है सारंगी। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी भारतीय संगीतकार हैं, वो सारंगी बजाते हैं। तो इसका सही उत्तर है सारंगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्बाचार्य। निम्बाचार्य द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही उत्तर है निम्बाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। वर्तमान में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सभी से अधिक है, जबकि सबसे कम बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय है। आगे देखते हैं कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया था, यानी किसने बताया था सर्वप्रथम। तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। इन्होंने पहले ही व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 रुपये बताई थी। आगे देखते हैं कि मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है द फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह को दूसरा नाम जो है द फ्लाइंग सिख है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लाइंग सिख। आगे देखते हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का नाम दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और इनकी आने की संभावना बहुत ही अधिक है, तो इसीलिए हम इसको लेके आए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1982 को। पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1982। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। आगे देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इसमें कितना सही करते हैं वो भी ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही रिवीजन सीरीज को लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।